Hello students, today we are going on unit the solid state. Part 15 में डिस्कस करेंगे इंटरेस्टियल साइट्स आर वाइड्स इन क्लोज पैक्ड लैटिस। और पिछली क्लासों में हम लोगों ने क्लोज पैकेजिंग की इफिशियंसी फाइंड आउट की थी, तो रिमार्क करें एक बार कंडीशन को। फॉर HCP और CCP के लिए पैकिंग इफिशियंसी का परसेंटेज प्राप्त किया था 74%, जबकि इन BCC लैटिस यह रेंज 68% थी और फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए SCC के लिए क्लोज पैकेजिंग का स्टैंडर्ड था 52.4%। तो हाईलाइट करें हम इस इफिशियंसी को, HCP एंड CCP को, जो कि 74% पार्ट था, तो रेस्ट पार्ट या वाइड पार्ट्स के रूप में यहां पर 26% पार्ट ऐसा होगा जो रिक्त स्थान के रूप में उपस्थित होगा, और यही रिक्त स्थान इंटरेस्टियल साइट्स या वाइड्स कहलाता है। इन्हें अंतराकाशी स्थल या रिक्तियों के रूप में सॉलिड सब स्फीयर्स के लिए, ठोस सब्सटेंस के लिए जानते हैं। तो दो सेक्शन यहां से मिले हमें। एक पार्ट है जो कवरिंग एरिया है 74%, मैक्सिमम कैपेसिटी 74%, और दूसरा पार्ट है जो नॉन कवरिंग एरिया है 26%। इन दो क्राइटेरिया रेंज को लेते हुए और हम जब वाइड प्लेस की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन को टू पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर क्लासिफाइड करेंगे। फर्स्ट इज नोन एज टेट्राहेड्रल एंड सेकंड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल। So first category is known as tetrahedral voids and second category is known as octahedral voids. तो वाइड्स का क्लासिफिकेशन यहां से कंप्लीट किया कि ये वाइड्स जो है या इंडस्ट्रियल साइट्स हैं, ये टू स्ट्रक्चर्स में क्लासिफाइड हैं। तो समझते हैं इनकी कंडीशंस को और कुछ वैल्यूज हैं जिनको जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स को। मोस्ट इंटरेस्टिंग, व्हेन अ सिंगल स्फीयर्स सेट ऑन 3 स्फीयर्स, देन आफ्टर कंजुगेशन दे मेक्स टेट्राहेड्रल वाइड्स। अर्थात जब एक स्फीयर को 3 स्फीयर्स के सेट पर व्यवस्थित करते हैं जो कि परस्पर एक दूसरे से कंजुगेट हो रहे हो, देन टेट्राहेड्रल वाइड्स का निर्माण होता है। देख लेते हैं इसे एक डायग्राम में। सपोज दैट 3 स्फीयर्स का सेट है ये, और इस सेट पर 4th स्फीयर्स को कंजुगेट करते हैं कुछ इस तरह। देन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब यहां हम देख पाते हैं कि ये प्लेस जो है, जो कि एम्प्टी प्लेस के रूप में दिखाई दे रहा है, इसे ही यहां पर नाम देंगे वाइड प्लेस या वाइड्स, रिक्तियां कहते हैं इन्हें। सो टेट्राहेड्रल वाइड्स का फॉर्मेशन 3 स्फीयर्स के सेट पर जब एक सिंगल स्फीयर कंजुगेट करता है, देन इन टेट्राहेड्रल वाइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम 2 कंडीशंस आर अवेलेबल, वन इज साइड एंड अदर इज वाइड। एक तो वह भाग है जो स्फीयर को कवर करता है, यानी घेरता है, उसके स्थान को कवर करता है, और दूसरा वह जो वाइड प्लेस के रूप में प्रेजेंस है, अर्थात रिक्त स्थान के रूप में उपस्थित है। तो इन स्फीयर्स के लिए रेडियस, सो कवर करने वाला जो स्फीयर्स है उसके लिए हम रेडियस को रिमार्क करते हैं R से,
और प्रॉपरली जो वाइड फॉर्मेशन वाला स्फीयर है उसके लिए रेडियस को डिनोट करते हैं r से। तो ये एक रिलेशनल फार्मूला यहां से आया जिसके लिए हम वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू लिखेंगे जो कि टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए एक रेशियो जनरेट करेंगे। सो दिस वैल्यू इज फॉर r इक्वल्स टू, रेशियो में रिप्रेजेंट करें सो r रेशियो r इक्वल्स टू 0.225 रेशियो 1 या अपॉन करके रिमार्क करें 0.225 अपॉन 1। फाइनली एग्जैक्ट वैल्यू आपको यहां टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए मिल गई 0.225। रिमार्क करें ये रेडियस होगी किसके लिए? टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए। नाउ सेकेंड क्राइटेरिया फॉर octahedral voids। और इनका जो रेशियो है R और R का टेट्राहेड्रल वाइड्स की अपेक्षा कुछ डिफर प्राप्त होगा। तो चलिए डिस्कस कर लें ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का। यहां पर हम देख पाते हैं कि डायग्राम में 6 स्फीयर्स हैं जो प्रॉपरली इस ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं और डबल ट्राइंगल्स का निर्माण इन वाइड्स के लिए होता है। सो वी सेज दैट कि ऐसे वाइड्स जो कि डबल ट्राइंगल के रूप में हैं और 6 स्फीयर के द्वारा कवर होते हैं या घिरे रहते हैं। इन 6 स्फीयर के जो सेंटर पॉइंट्स हैं यानी जो केंद्र बिंदु हैं वे 6 स्फीयर्स के सेंटर्स से कंजुगेट होते हैं, कॉर्नर्स पर स्थित होते हैं। इसलिए इन रिक्तियों को, इन वाइड्स को ऑक्टाहेड्रल वाइड्स नॉमिनेट किया गया। तो रिमार्केबल बात, एक नोट पॉइंट फॉर यू, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स generated, number is represented by n, so just double the number of tetrahedral voids generated 2n। और इस केस के लिए, ऑक्टाहेड्रल वाइड केस के लिए जो रेडियस सबस्टेंस का वैल्यू है, एक तो है जो वाइड प्लेस है यानी रिक्त स्थान, रिक्तिका के लिए, और दूसरा है फॉर स्फीयर्स यानी उस प्रॉपर स्फीयर्स के लिए रेडियस का वैल्यू है और इनका एक कॉमन वैल्यू मिला 0.414। तो ध्यान दीजिए जो अभी टेट्राहेड्रल पढ़ा था उसके लिए वैल्यू मिली थी 0.225 और यहां ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के लिए आपको वैल्यू मिली 0.414। सो फाइनली अ नोट पॉइंट्स फॉर यू, वे वाइड प्लेस जो पॉजिटिव आयन कटायनों से कवर्ड हैं यानी धनायनों से कवर्ड हैं उनके लिए फर्स्ट क्राइटेरिया टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए R प्लस इक्वल्स टू 0.225 R माइनस, एंड फॉर सेकेंड केस ऑक्टाहेड्रल के लिए R प्लस अर्थात कटायन के लिए, धनायन के लिए जो स्फीयर्स है वहां के लिए वैल्यू है 0.414 R माइनस। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए कैटायन की वैल्यू के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए इन वैल्यूज की डेरिवेशनल कंडीशन को समझ लें। पहले टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए R और R में रिलेशन। सो डेरिवेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस स्मॉल r of the tetrahedral voids and the radius capital R of the atom in close packing। तो इस क्लोज पैकिंग में दो रेडियस हैं जिनका हम लोग स्टडी करके इस वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं टेट्राहेड्रल केस के लिए। R स्मॉल r वे रेडियस है जो कि कवरिंग एरिया है स्फीयर्स का, और दूसरा जो कैपिटल R है वह है प्रॉपरली उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के लिए है लाइक एज अ एटम। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम देख पाते हैं यहां कि ट्राइंगल ए बी और सी के लिए जो यहां पर ये डार्क स्फीयर्स दिखाया गया है ये वाइट
का फॉर्मेशन करता है। इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स के लिए वाइड का फॉर्मेशन करता है और इस लेंथ यहाँ ए से रिमार्क की गई है। तो जान लेते हैं कि इस ट्राइंगल में क्या रिलेशन आएगा और उन वैल्यूज के आधार पर इनका रेशियो वैल्यू यानी आर और आर का त्रिज्यानुपात ज्ञात करते हैं। तो सपोज दैट इज लेंथ ऑफ क्यूब इक्वल्स टू स्मॉल ए। इस लेंथ को हमने स्मॉल ए से रिमार्क किया है। तो ट्राइंगल लें ए, बी और डी। सो यहां पर मैंने कहा कि जो कवर्ड प्लेस है, डार्क स्फीयर है, यह वाइड का फॉर्मेशन करता है। तो पहले हम कंडीशन लेंगे ए, बी और सी इस ट्राइंगल के लिए और देन आगे के रिलेशनशिप का कैलकुलेशन करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन अप्लाइड करेंगे ट्राइंगल ए बी सी के डायगोनल के लिए। इन ट्राइंगल ए बी सी फेस डायगोनल और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस ट्राइंगल में। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए बी के लिए कंडीशन अप्लाइड होगी। सो ए बी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट में। देन ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करें इस लेंथ के लिए, हमने कहा ए से रिमार्क करेंगे तो कंडीशन अप्लाइड हो। देन रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों के लिए ही इस लेंथ का वैल्यू यहां पर सेम मिलेगा। सो फाइनली वी राइट डाउन इट अंडर रूट 2a। यहां से आपको एक कंडीशन मिली ट्राइंगल ए बी एंड सी के लिए। चूंकि स्फीयर्स ए और बी यहां परस्पर कंजुगेट करते हैं तो इन कंडीशंस के लिए जो डायगोनल होगा वह ए बी इक्वल्स टू 2r से रिमार्क किया जाएगा। ये कंडीशन अप्लाइड है फॉर टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए कि जब स्फीयर्स ए और बी का कंजुगेशन है, बिकॉज बोथ आर अवेलेबल इन देयर कॉर्नर्स, सो द डायगोनल फेस डायगोनल ए बी इक्वल्स टू 2r। कंपेयर करें फर्स्ट वैल्यू से, सो हम इस कंडीशन को लिख सकते हैं 2r इक्वल्स टू अंडर रूट 2a या r इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2a और इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रिमार्क करिए ये इक्वेशन आगे सेकंड इक्वेशंस के साथ रिलेशन करेगी। वैल्यू हो गया r इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2a। देन कंडीशन अप्लाइड करेंगे सेकंड ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी एंड डी के लिए और डायगोनल रिलेशन करेंगे इसका। सो इन ट्राइंगल ए बी डी और फेस डायगोनल, और इसके लिए भी उसी कंडीशन से इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ए डी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सो ए डी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये रिलेशनल फार्मूला मिला हमें ट्राइंगल एबीडी के डायगोनल के लिए। अब यहां वैल्यू पुटअप कर लें और फर्स्ट इक्वेशन के साथ में इसका रिलेशनल वैल्यू ज्ञात करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैल्यू इज फॉर ए बी स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर एंड फॉर बी डी स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं रूट 3a।
आप चलते हैं फिर से एक बार इस डायग्राम में और केस समझ लें कि जो यहाँ पर गहरे रंग का स्फीयर है यानी डार्क स्फीयर है वह अदर स्फीयर्स को कंजुगेट करता है, देन उसके लिए जब हम डायगोनल का वैल्यू लिखेंगे और रिलेशन देंगे r और r के बीच में, तो एक इक्वेशन आपको इस तरह से प्राप्त होगी। तो इस रिलेशन को बीसीसी के संदर्भ में यानी बॉडी सेंटर्ड अंतःकाय निकाय के रूप में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो रिलेशनल फार्मूला एडी के लिए मिलेगा। सो एडी इक्वल्स टू 2r प्लस r। फर्स्ट r is for site and second r is for voids। अब देखिए इसी कंडीशन पर अप्लाइड करें वैल्यू, तो चूंकि हम पढ़ के आए अभी पिछले इक्वेशन में कि वैल्यू मिली थी हमें √3a। सो डायगोनल है बीसीसी का 2r प्लस r, तो वैल्यू पुटअप करेंगे इक्वल्स टू हो जाएगी √3a के। इसी को वैल्यू को हम लिख सकते हैं इस रूप में भी कि r प्लस r यानी वाइड r एंड साइड r इक्वल्स टू √3/2a, और इस रिलेशन इक्वेशन को बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिले, पहली कंडीशन के लिए इक्वेशन फर्स्ट आया और इस दूसरे ट्राइंगल कंडीशन के लिए इक्वेशन 2 मिला। नाउ इक्वेशन नंबर सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करें। डिवाइड करेंगे कंडीशन r प्लस r अपॉन r इक्वल्स टू वैल्यू पुटअप करें √3a/2 अपॉन a/√2 इक्वल्स टू √3 अपॉन √2 आएगा। या इसी कंडीशन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस r अपॉन r इक्वल्स टू √3/√2। ये इस फॉर्म में भी व्यक्त किया जा सकता है। और सिंपल करें तो हम इसे लिख सकते हैं r अपॉन r इक्वल्स टू √3 अपॉन √2 और -1 हो जाएगा। अब यहां पर हम इनके वैल्यूज रख लें और इसके बाद इसको कैलकुलेट कर दें। सो √3 माइनस √2 अपॉन √2 और इस तरह से इनके वैल्यूज यहां पर रखें। सो √3 के लिए वैल्यू 1.732 एंड √2 के लिए वैल्यू 1.414 और अपॉन 1.414 और आफ्टर कैलकुलेशन यहां से आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यू मिल रही है वो 0.25 मिल रही है, जो कि इसके लिए r रिलेशनल r होगा, इसलिए हम इसको व्यक्त करते हैं r इक्वल्स टू 0.225r। और ये पहली वैल्यू थी जो हम लोग टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए पढ़ रहे थे, तो यहां डेरिवेशन के माध्यम से जान पाए कि ये वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स अगले पार्ट में हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के लिए r और r का रिलेशन पढ़ेंगे और जो वैल्यू फाइंड आउट की थी उसे डेरिवेशन के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार ये प्राप्त होती है। तो यहां से आपका वाइड पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा, वाइड्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ टेबल होंगे, उनके माध्यम से क्लू लेंगे वहां कि कौन सी वाइड्स किस तरह का क्राइटेरिया फॉलो करेगी, क्या कंडीशंस होंगे उसके, और साथ ही साथ वाइड्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको टेबलाइज करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।